हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 गृह विज्ञान का अध्याय 2 पढ़ेंगे। नैदानिक पोषण और आहार की क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। ये क्या है नैदानिक पोषण? नैदानिक यानी क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो ये क्या है? जो हम आहार लेते हैं उस आहार को हम संशोधित करके, परिवर्तित करके जो लेते हैं या दूसरों को देते हैं, वही आहार हमारा क्या कहलाता है? नैदानिक पोषण। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, चाहे कोई भी मनुष्य हो, जीव जंतु, उसे जीने के लिए आहार की जरूरत होती है। क्योंकि आहार जब हम ग्रहण करते हैं, उसी आहार से जब पाचन होता है, पाचन के द्वारा हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और उसी ऊर्जा के द्वारा हम व्यक्ति अपने शरीर को और किसी भी क्रियाकलाप को करते हैं। तो शरीर या अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें उत्तम पोषण की आवश्यकता होती है। और उसी में अगर किसी को कोई समस्या आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को हम नॉर्मल आहार नहीं देते हैं, उसके आहार में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई बीपी का पेशेंट है या फिर किसी को डायबिटीज हो गया है, तो क्या हम उसको वही आहार देते हैं जो बाकी सदस्य खाते हैं? तो नहीं, उनके आहार में हम थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं। वही संशोधन करना ही आपका क्या कहलाता है? नैदानिक पोषण। वे सभी तरल या ठोस, कोई भी, चाहे वो ठोस हो चाहे वो तरल पदार्थ, जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा उसे क्या करता है? अवशोषित करता है। और अवशोषित होने के बाद वो भोजन शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। ठीक है। तो पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार आहार का सेवन है। पोषण क्या है? शरीर की आवश्यकता के अनुसार आहार का सेवन है। आज जो हमारा परिवेश हो गया है, इस पीढ़ी में व्यक्ति जीवित रहने, स्वास्थ्य एवं विकास के लिए, अपने अच्छे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक है। भले ही आज के टाइम में फास्ट फूड हो गया है, लेकिन अब व्यक्ति क्या करते हैं? नाप तौल के भी भोजन ग्रहण करते हैं। पर ऐसा पहले नहीं था। पहले ज़्यादातर लोग शारीरिक परिश्रम करते थे और पेट भर के खाते थे, जो उनकी इच्छा होती थी। लेकिन आज क्या हो गया? नहीं, ये चीज़ ज़्यादा नहीं खाना, ये चीज़ कम नहीं खाना, मुझे ये इतना खाना है, वो उतना खाना। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम इसके क्षेत्र में ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। हमारे लिए क्या उत्तम है, क्या उत्तम नहीं है। और जितना ही हम जागरूक हो रहे हैं, जितना ही हम अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जा रहे हैं, उतनी ही बीमारियां व्यक्तियों को लग रही हैं। ठीक है। दूसरी भाषा में मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ कि नैदानिक और ये जो आपका पोषण शब्द है, ये पोषण है क्या? भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व जो शरीर की क्रिया, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है, उसे ही हम पोषण कहते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोग को समझाना चाहूंगी कि हमारे जो पोषक तत्व हैं वो कितने होते हैं। तो पोषक तत्व हमारे 6 हैं। कितने पोषक तत्व हैं? 6। अभी आपका सिलेबस चेंज हो गया बेटा। 2 साल पहले जो सिलेबस था वो थोड़ा मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें थोड़ी सी साइंस की भाषा होती थी, जिससे बच्चे ना आसानी से अपने हेल्थ के बारे में, अपने बॉडी के पार्ट के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानते थे। लेकिन अभी क्या हो गया? आपके जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसे हटा दिया गया है। अब आपका सिलेबस चेंज हो गया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये पोषण क्या है। ठीक, पोषण यानी जो भी हम ठोस या फिर तरल रूप में जो भी हम ग्रहण करते हैं और इसका अवशोषण कौन करता है? हमारा शरीर। और इसके अवशोषण से जो हमें प्राप्त होती है वो क्या होती है? ऊर्जा। और इसी ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर अपने क्रियाकलाप को करता है। अब देखिए, यहाँ हमने क्या बताया? पोषण। अब ये पोषण में क्या पाया जाता है? पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो कितने पोषक तत्व होते हैं? मैंने बताया 6। कितने पोषक तत्व होते बेटा? 6। इन पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका माइक्रो होता है और एक मैक्रो। ठीक है। यानी एक आपका सूक्ष्म
और एक आपका क्या होता है, दीर्घ। ठीक है, तो दीर्घ को 3 भागों में बांटा गया है, दीर्घ को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, इसे हम CHO भी कहते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, प्रोटीन, और तीसरा हमारा है वसा। ठीक, अब सूक्ष्म में कितने आते हैं हमारे, सूक्ष्म में आपके आते हैं खनिज, लवण और विटामिन। और क्या आता है, विटामिन। ठीक बेटा, जो जल है इसे भी हम पोषक तत्व में ही रखते हैं, लेकिन इसकी कैटेगरी को हम नहीं बांटते हैं, क्योंकि बिना जल के हम कोई भी चीज ग्रहण करते हैं उसका पाचन संभव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कार्बोहाइड्रेट क्या है। देखिए बेटा, हम जो हमारे भारतीय व्यक्ति हैं ना, उनकी थाली में 60% जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, अनाज, जितने भी अनाज है उनमें सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा स्टार्च, फिर शर्करा, इनमें क्या पाया जाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, और आप सब देखते हो बेटा, आप दाल और सब्जी के अकॉर्डिंग चावल और रोटी ज्यादा खाते हैं, तो यही मैंने बताया यहाँ पे 60% हम अपने भोजन में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो हमें 4.2 नहीं तो आप 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी। और अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 4.2 किलो कैलोरी। इसके बाद क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन जितने भी दाल वाली चीजें होती है, ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है बेटा कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो उसमें आपको यहाँ पे दे देगा, दाल रहेगा ऑप्शन में। अगर मांस मच्छी देता है तो आप इसको पहले प्रायोरिटी देंगे, लेकिन दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। दाल 2 प्रकार से हमें प्राप्त, यानी प्रोटीन जो होता है वो हमें 2 प्रकार से प्राप्त होता है। कैसे, एक आपका वनस्पति और दूसरा क्या होता है, जंतु। एक हमें वनस्पति के द्वारा प्राप्त होता है और दूसरा हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है बेटा, जंतु के द्वारा। तो वनस्पति में हमारे क्या आ जाते हैं, सारी दाल, जितने भी दलहन है उन सब में प्रोटीन। और सोयाबीन में 43% होता है आपका प्रोटीन। इसे बोलते हैं गरीबों का मांस। सोयाबीन को क्या बोलते हैं, गरीबों का मांस। अब सोयाबीन जो आप लोग सोयाबड़ी यूज करते हो ना, न्यूट्रीला जिसको बोलते हैं सोयाबड़ी, वही आपके किससे बनता है, सोयाबीन जो होता है बेटा, जब सोयाबीन का तेल बनाया था तो जो उसकी खली तैयार होती है ना, जैसे सरसों, आपके यहाँ सरसों का तेल आता है तो खली भी आती है ना, तो जो उसकी खली से बनता है वही हम न्यूट्रीला खाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन के 2 सोर्स हैं, कैसे, वनस्पति और जंतु। सबसे उत्तम क्या होता है, जंतु जगत से जो हम प्रोटीन लेते हैं, जैसे दूध बेटा हमें जंतुओं से ही प्राप्त होता है, वो भी हमारा जंतु की कैटेगरी में आता है। मांस, मच्छी, अंडा, इनमें सबसे अच्छा उत्तम क्वालिटी का आपका क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन आपके जो दलहन वाली चीजें हैं उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन के पाचन से भी हमें 4.2 या फिर आप कहो तो 4 किलो कैलोरी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। ठीक, अब इसी प्रकार हम वसा को देखेंगे। वसा जो होता है बेटा, ये किसमें मिलता है, तेल, घी और मक्खन, इन सब में हमें क्या पाया जाता है, वसा। वसा का जब पाचन होता है बेटा तो हमें 9 किलो कैलोरी मिलता है सबसे ज्यादा। देखिए ऊर्जा हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिली बेटा, सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा कहाँ मिली, यहाँ पे हमें कितना मिला है, 4, यहाँ पे हमें कितना मिला है, 4, और यहाँ पे हमें कितना मिला, 9। तो सबसे ज्यादा किसको मिला, वसा से। लेकिन हमारी बॉडी जो होती है बेटा, हमारी बॉडी को अगर सबसे अच्छी उत्तम क्वालिटी की ऊर्जा मिलती है तो वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से। हमारा जो बॉडी होता है बेटा, उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है, यानी मुख में आपके जो टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, वहां पे आपके सबसे पहले कौन टूटता है, कार्बोहाइड्रेट, और सबसे लास्ट में किसका पाचन होता है, वसा का। आप देखते हो बेटा, जिस दिन भी आप ऑयली चीज खाते हो, पूरी खाते हो या कोई आप ऐसे हेल्दी फूड खाते हो जिसमें तेल घी ज्यादा होता है, तो आप देखते हो कि उसका पाचन जल्दी नहीं होता है। आप अगर रात को हैवी भोजन करके सोते हो तो आपको सुबह को जल्दी भूख नहीं लगती है, यानी इसका पाचन होने में ज्यादा टाइम लगता है। और हमारा जो बॉडी होता है बेटा, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को जल्दी पचाता है, यानी जो हमारे
आमाशय होता है वो सबसे पहले किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी मुंह से इसका पाचन शुरू हो जाता है। और आपके प्रोटीन और वसा इसका पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। जितने भी आप पोषक तत्व ग्रहण करते हो उन सबका पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में सबका पाचन संभव हो जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? मुख से। और जो जल बचता है बेटा, जल का पाचन हमारे बड़ी आंत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बड़ी आंत के द्वारा। उम्मीद है आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा बेटा मैं आप लोगों को सूक्ष्म पोषक तत्व बताती हूँ। इसे हम सूक्ष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पाचन के बाद हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए ज्यादा जरूरी होता है। जैसे विटामिन, विटामिन क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जल में घुलनशील और एक होता है आपका वसा में घुलनशील। ठीक है बेटा, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? कीड़ा। आपके साइंस की भाषा क्या बोलती है? जल में क्या होता है? बी और सी, विटामिन बी और सी जल में, और वसा में आपका कीड़ा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ए टी ई और के। ये क्या है? साइंस की भाषा में बेटा इसको ऐसे लिखते हैं कीड़ा, यानी साइंस वाले इस तरह से इसको याद करते हैं। ये किसके द्वारा है? वसा के द्वारा पाचित होता है ना, वसा के द्वारा। तो इसीलिए बेटा हमें वसा की भी जरूरत होती है। हमारे शरीर को जल और वसा दोनों की जरूरत होती है। अगर आप वसा बहुत कम लेते हो बेटा तो आपके इस विटामिन का पाचन आपकी बॉडी में नहीं हो पाएगा। तो विटामिन आपके कितने? 2, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। विटामिन बी जो होता है बेटा ये जल में घुलनशील। आप सारे लोग जानते हैं विटामिन बी किसमें पाया जाता है? चावल। चावल में जो की ऊपरी परत होती है, जो उसमें स्टार्च पाया जाता है, सॉरी स्टार्च नहीं, जो उसकी ऊपरी परत होती है भूसी, चावल की जो भूसी होती है उसमें आपका क्या पाया जाता है? विटामिन बी। इसीलिए बेटा चावल को रगड़ के हमें नहीं धुलना चाहिए, और 1-2 पानी बस धुल लो बहुत है। विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल होते हैं, तो ये क्या होता है? आप देखते हो नींबू पानी का जब शरबत बनाते हो तो उसमें क्या होता है आपका? नींबू घुल जाता है ना, घुल जाता है अच्छे से, तो वो क्या है आपका? जल में घुलनशील है। लेकिन आप देखते हो बेटा किसी एक बर्तन में पानी ले लो, उसमें 1-2 बूंद भी तेल डालो, वो तेल आपका जल में नहीं घुलता है, वो अघुलनशील होता है, तेल हमें दिखाई देता है। तो वो क्या है? वो आपका क्या है? वसा। वसा जल में घुलता नहीं है। खनिज लवण, हमारे कुल खनिज लवण 24 खनिज लवण है बेटा, और ये खनिज लवण आपके जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कई सारे हैं, ऐसे बहुत सारे आपके खनिज लवण है जो आपके शरीर में इनकी जरूरत है। और ये हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? हरे पत्तेदार वाले सब्जियों में, मांस मछली में भी हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। तो ये थे आपके क्या? पोषक तत्व। मैंने पोषक तत्व को समझा दिया बेटा, आप इसे 1 बार 2 बार रिपीट करके देख लीजिए। ये आपके लिए जरूरी है बेटा, आपके शरीर से, आपके हेल्थ से जरूरी है। ठीक, हमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, हमें क्या खाना चाहिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब इसके बाद क्या है बेटा? प्रस्तावना में क्या दिया है? रोग से पहले और बाद में पोषक स्थिति और सहायता, रोग के पूर्वानुमान, स्वास्थ्य लाभ और अस्पताल में रुकने के समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय में पोषण से संबंधित है उसे ही हम क्या बोलते हैं? नैदानिक पोषण। अगर आपको बुक की भाषा नहीं याद होती बेटा, आप इतना ही समझ लो कि जब कोई भी व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित हो जाता है तो उस स्थिति में उसके जो भी स्वास्थ्य होते हैं उसके पूर्वानुमान के हिसाब से उस व्यक्ति के आहार में जिन चीजों का संशोधन करके उसे आहार दिया जाता है वही आहार आपका क्या कहलाता है? नैदानिक पोषण। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया है आपके? नैदानिक पोषण के महत्व। ये नैदानिक पोषण जो होता है बेटा, इसका महत्व क्या है? आज आप देख रहे हो बेटा हमारे विश्व में ऐसी अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही है। पहले हम नहीं जानते थे कैंसर क्या होता है, किडनी फेल हो जा रही है, यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है, लोगों को डायबिटीज बहुत ज्यादा। आपको पता है बेटा हमारा जो भारत है इसे डायबिटीज की राजधानी कही जाती है, यानी मधुमेह की राजधानी कही जाती है भारत को। पहले कभी कभी ऐसा होता था कि शहरों में किसी से सुना जाता था कि हाँ उनको डायबिटीज हो गया, लेकिन अब क्या है बेटा, गांव का जो शुद्ध वातावरण है वो भी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है। अब आपको गांव में भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं जिन्हें शुगर हो गया है, जिनकी बीपी हाई होती है या लो होती है। तो ये सारी बीमारियां, यानी समय के साथ साथ जैसे हम समय में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम ग्रोथ पे जा रहे हैं, वैसे ही बीमारियां भी अपनी ग्रोथ कर रही हैं। अब तरह तरह की बीमारियां लग जा रही, बच्चों को हो जा रहा है, बच्चों को शुगर हो जा रहा है,
बच्चों का बीपी समस्या हो गई है। तो ये सारी चीजें अब हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो जिस हिसाब से व्यक्ति अस्वस्थ हो रहा है रोग की अवस्था में, हमें उसके पोषक तत्व की उचित मात्रा में उसे क्या आहार लेना चाहिए, किसको अधिक महत्व देना चाहिए, ये सारा चीज हमें नैदानिक पोषण के द्वारा ही समझ में आता है। ठीक है, जितने भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, अस्वस्थता की स्थिति हो रही है, वह बीमारी वो पोषण की स्थिति में अनेक प्रकार से प्रभावित कर रहा है। जैसे व्यक्ति के खाने और निगलने की क्षमता को कम करके पाचन, अवशोषण और उपापचय के साथ साथ उत्सर्जन में बाधा डालकर। उत्सर्जन क्या होता है बेटा? आपकी बॉडी, जो आप भोजन ग्रहण करते हो, आपकी बॉडी में यानी आपके आमाशय में HCl पाया जाता है। HCl क्या करता है? आपके भोजन को पचाता है। ठीक है, उसमें रेनिन, पेप्सिन ये सब पाया जाता है जो आपके भोजन को पचाता है। और आप ऐसा करते हो ना बेटा, जब आप भोजन ग्रहण करते हो तो कुछ आप ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को भी ले लेते हो जो आपके शरीर पचा नहीं पाता। फिर वो क्या होता है? आपके किडनी में जाता है। किडनी क्या करता है? उसको सबसे पहले तो आपकी यकृत में जाएगा यानी लीवर में। लीवर क्या करेगा? उसको किडनी के पास भेजेगा। जब किडनी में जाता है बेटा तो किडनी क्या करता है? उसको छानने की कोशिश करता है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो अमोनिया के रूप में कन्वर्ट रहता है। अब वही अमोनिया आपके शरीर से यूरिया के रूप में बाहर निकलता है, जो हम मूत्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो ये बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जैसे आपके शरीर से पसीना का निकलना, आप देखते हो बेटा गर्मी के मौसम में आपको टॉयलेट कम होती, पेशाब कम होता है। क्यों? क्योंकि हम पसीने ज्यादा निकालते हैं। लेकिन ठंडी के मौसम में सेम उल्टा होता है। तो ये सब क्या है? हमारे उत्सर्जित अंग है जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो ये सब चीजें भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस तरह से अपने भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये हमारे उत्सर्जन में क्या करता है? बाधा डालने की कोशिश करता है, जो आगे चल के हमारे स्वास्थ्य की समस्याओं को बढ़ा देता है और हमें अन्य प्रकार की बीमारियों से क्या करता है? प्रभावित कर देता है। बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, कभी कभी असाध्य अथवा दीर्घकालीन समस्याओं का रूप धारण कर लेती। ये दीर्घकालिक क्या होता है बेटा? दीर्घकालिक बीमारी ऐसी बीमारी जो आपकी मृत्यु के साथ ही आपके साथ जाती है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती जैसे बुखार का आना, आपने दवा लिया, हफ्ते 10 दिन में आप ठीक हो गए। लेकिन किसी को अगर शुगर हो जा रहा है, बीपी की समस्या हो जा रही है, किडनी की समस्या हो जा रही है, तो ये रोग वो व्यक्ति के मरने के साथ ही जाती है। आप कितना भी दवा कर लो, आजकल देखो घुटने के पेशेंट ज्यादा हो चुके हैं। हर व्यक्ति जो भी 45 के ऊपर जा रहे हैं ना, उनको घुटने की समस्या, चलने फिरने में समस्या, ये साइज। तो ये सब बीमारियां क्या है बेटा? दीर्घकालिक बीमारियां। ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? दीर्घकालिक बीमारी। तो वो व्यक्ति क्या होते हैं? उस बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद मरीज को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, व्यक्ति की सेवा नहीं हो पाती है, तो उसे हमें एक प्रशिक्षित चिकित्सक, प्रशिक्षित दाई और प्रशिक्षित उपचार की आवश्यकता होती है। और यही चिकित्सकीय पोषण विशेषज्ञ उनके आहार विशेषण पोषण की देखभाल भी करते हैं। आप बच्चों को पता है बेटा, जो होम साइंस की बच्चियां होती हैं, जो आगे चल के MA न्यूट्रिशन साइंस से करती हैं, वो बच्चियां हॉस्पिटल में डाइटिशियन बनती हैं। और जो बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटी होते हैं, जो बड़ी बड़ी बिजनेसमैन होते हैं, उन सबके अपने डाइटिशियन होते हैं। वो जितना उनको बताते हैं, जिस तरह से वो बताते हैं, वो उतना ही अमाउंट में और वैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना होता है और उन्हें अपने हेल्थ के बारे में वो ज्यादा जागरूक भी होते हैं। जैसे आप नीता अंबानी को ले लीजिए या जो भी बड़ी बड़ी हैं, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये लोग क्या है? अपने हेल्थ को लेकर ज्यादा जागरूक है। तो इन सबके कोई ना कोई डाइटिशियन होते हैं। और ये डाइटिशियन कौन बनता है? होम साइंस की बच्ची। सब लोग यही बोलते हैं ना, होम साइंस क्या सब्जेक्ट है? कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं हो सकता। नहीं बेटा, आप तो ऐसे क्षेत्र में जा सकते हो जिससे आप लोगों को सुरक्षित रख सकते हो। तो आप बच्चों में से जिसको भी इंटरेस्ट है वो अगर डॉक्टर नहीं बन सकते बेटा, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है और हर किसी के पास इतना मनी भी नहीं है कि वो इतना इस पर एफर्ट कर सके, तो आप इसके द्वारा भी आप हॉस्पिटल में जा सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए 20वीं और 21वीं शताब्दी में जो आपके चिकित्सकीय और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई, जिससे हमें अनेक संचारी और संक्रामक बीमारी। संक्रामक क्या होता है बेटा? ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संक्रामक बीमारी पर नियंत्रण पाने में सक्षम बनाया है। वर्तमान में नई बीमारियां जैसे HIV, एड्स, कोरोना
आदि, ये सब उभर कर हमारे यहाँ दिख रहा है। आप देख रहे बेटा 2019 से 20-21 ये 3 साल हम लोगों ने कोरोना को जो देखा, कोरोना में जो हमने गवाया, जो हमने अपने परिवार में कमियां देखी, जो हमने देखी समस्याएं, प्रभु ऐसा ना करे कि दोबारा ऐसी कोई भी बीमारियां आए। और ये क्या है बेटा, ये विश्वव्यापी बीमारी थी, एक जगह नहीं थी, ये पूरे विश्व में प्रभावित थी। तो ये सारी बीमारियां, जैसे एड्स पहले सुनने को नहीं मिलता था बेटा। एड्स बीमारी आप जानते हो सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। अमेरिका के बाद हमारे भारत में सबसे पहले आपके तमिलनाडु में देखने को मिला था। तो ये एड्स बीमारी भी ऐसी बेटा जो एक से दूसरे व्यक्ति को हो जाती है। तो ऐसी बीमारियां हमारे यहाँ ना हो, इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया है ना, अगर ऐसी ही बीमारियां बनी रही, ऐसी स्थितियां बनी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब मधुमेह राजधानी कहलाने लगेगी। कौन? भारत विश्व की मधुमेह राजधानी कहलाएगी। तो हमें ऐसी बीमारियों से बचना है, इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक होना है। जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, आप सब जानते हो। भारत हमारा चीन को पछाड़ करके प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है जनसंख्या में। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, बीमारियां भी वृद्धि कर रही हैं। और हमारे यहाँ जनसंख्या परिवर्तन के कारण वृद्ध जनों की संख्या बढ़ रही है। और ये सर्वे किया गया बेटा कि शहर और गांव के अकॉर्डिंग शहर में रहने वाले जो वृद्ध जन हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन गांव में आज भी वृद्ध जनों का सम्मान है, क्योंकि गांव में क्या मिलता है, संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। शहर में ऐसा नहीं होता। जब तक माँ बाप सक्षम रहते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही वो असक्षम हो जाते हैं, बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हम कुछ पैसे देकर उनको अनाथालय भेज दें, या फिर वो उस तरह से उनको समय नहीं दे पाते जो मिलना चाहिए। लेकिन गांव में क्या बेटा, आज भी बड़े बुजुर्गों का सम्मान है। तो ये सर्वे बताया है कि गांव की अपेक्षा शहर के जो वृद्धजन है वो ज्यादा परेशान है, और हमारे भारत में वृद्धजनों की संख्या बढ़ रही है। तो जिसे पोषण देखभाल, सहायक आहार सलाह की बहुत अधिक आवश्यकता है। दैनिक पोषण, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ, चिकित्सा, पोषण उपचार, विभिन्न बीमारियों से प्रबंधन के लिए चिकित्सकीय आहार की सलाह देने के अतिरिक्त बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ असाध्य और गंभीर बीमारियां जो आपके शरीर क्रियाओं और उपापचयी विसंगतियों संबंधी नवीन वैज्ञानिक ज्ञान सामने आ रहा है। पोषण मूल्यांकन के नए तरीके विकसित हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारा भारत डेवलप कर रहा है, जैसे जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं बेटा, वैसे वैसे ही हम वैज्ञानिक तरीके से हम किस तरह के पोषण ले रहे हैं, तो उस पोषण का मूल्य क्या है। जैसे आपके आरडीए जो होता है बेटा, वो हर 10 साल पर आता है, और आरडीए हमें बताता है कि किस उम्र के बच्चे को, यानी गर्भ से लेकर के मृत्यु तक किसे कितना आहार लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। और आहार में भी क्या, हर एक चीज, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन B1, B2 और इसके बाद वसा, ये सारी चीजें कितना अमाउंट में किस किस वर्ग के लोगों को कितना लेना है, वो सारा हमें बताता है। तो जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से हमारे पोषण के क्षेत्र में भी सुधार होते जा रहा है। अब इसके बाद है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, FSSAI, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं फैसाई, के अनुसार विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ या स्वास्थ्य के लिए पूरक खाद्य पदार्थ का अर्थ है। पूरक क्या होता है बेटा, पूरक आहार यानी ऐसा आहार जो आप ग्रहण करते हो, उस आहार में अगर सारे पोषक तत्व नहीं है या कुछ चीजों की कमी है, तो उसके अतिरिक्त जो हम आहार देते हैं वही पूरक आहार कहलाता है। और ये विभिन्न फूड जो होते हैं, 6 माह के बाद जो बच्चे होते हैं उन्हें पूरक आहार देना शुरू हो जाता है। वे खाद्य पदार्थ जो विशेष रूप से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संसाधित किए जाते हैं या विशेष आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों की संरचना और तुलनीय प्रकृति के सामान्य खाद्य पदार्थों की संरचना में अंतर होना चाहिए। यदि इस प्रकार के सामान्य खाद्य पदार्थ पहले से विद्यमान है, तो इनमें निम्नलिखित में से एक या अधिक तत्व शामिल हो जाता है। जैसे पौधे या वनस्पति या उसके हिस्से पाउडर के रूप में पानी में गाढ़ा करके एथिलीन अल्कोहल या हाइड्रो अल्कोहलिक अर्क एकल या संयोजन में खनिज या विटामिन या प्रोटीन या अन्य यौगिक या अमीनो एसिड पशु मूल
के पदार्थ मनुष्य द्वारा आहार के उपयोग के लिए एक पूरक खाद्य पदार्थ जो कुल आहार सेवन में वृद्धि करे। यानी इस तरह से हमें अपने पोषक तत्वों में सुधार करने के लिए इन सारी चीजों को हमें सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया है आप उसे एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी। अभी आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो बेटा, क्योंकि आपके पास समय है, और जैसे आपका एग्जाम आता है मैं फास्ट रिवीजन करवाऊंगी, और इसी के साथ साथ आपके क्वेश्चन आंसर भी तैयार होते चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, धन्यवाद।